friends, I am H.L. Sharma and you are watching eVidya channel. Today's topic is how to get good marks in exams, which is very important. हम सभी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा कि what you should learn about that subject, और afterwards I will tell you कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले I will discuss about various subjects, what type of articles and what type of factors you have to remember for a particular subject. किसी खास सब्जेक्ट के लिए आपने कौन सी चीज़ें हैं वो याद रखनी है. तो उसमें बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे मैथ में भी अच्छे नंबर आ जाए. मैथ्स इज ए सब्जेक्ट, सभी पूछेंगे आपके मैथ में कितने नंबर आएंगे. कोई भी बात होती है तो मैथ्स और इंग्लिश के नंबर पूछे जाते हैं और कोई पूछता ही कोई नहीं. तो वी शुड ट्राई टू गेट मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज nobody or not all the persons are having their attitudes or aptitudes towards mathematics. तो मैथमेटिक्स के लिए क्या क्या हमें चाहिए, पहले जो ज़रूरतें मैं वो बता रहा हूँ. मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो हैं, वी शुड लर्न टेबल्स, एवरीबॉडी नोज. 4 फंडास मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो इसमें से जो माइनस और डिवीज़न है वो डिफ़िकल्ट है. तो पहला झटका बच्चे को वहीं लगता है जब वो माइनस करता है या डिवाइड करता है, तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है और मैथ से उसका इंटरेस्ट घटना या हटना शुरू हो जाता है. तो 4 फंडा से उसको पक्का कर दीजिए. सेकंड थर्ड फोर्थ तक कोई बात नहीं, अगर सेकंड थर्ड में थोड़ा रुकता है तो फोर्थ में कर दीजिए. तो फोर्थ फिफ्थ तक उसको ये आने चाहिए. देन टेबल्स दे शुड लर्न प्रॉपरली अप टू 20 एंड सिंप्लीफिकेशन. दीज आर द 3 थिंग्स जिसमें जो बच्चा है जब ये उसके सामने सिंप्लीफिकेशन आती है, काटना आता है उसको, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को तो उसको पहले डिफ़िकल्टी आ जाती है. तो ये जो बातें हैं बच्चे को मैथ से थोड़ा परे करती हैं जब उसको डिफ़िकल्टी फील होती है. तो इसमें नंबर थ्योरी है. नंबर थ्योरी में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इररेशनल्स, रियल नंबर्स जो दोनों को जोड़कर बनते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर्स. तो इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है. हालांकि कम्प्लेक्स नंबर की इतनी ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों को रियल नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक काम चल जाएगा. 5th तक तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आते हैं तो रैशनल नंबर तक उनका काम चल जाता है. 6th में वी हैव इंटीजर्स ओनली, और उसके बाद 7th 8th में आकर जो हमारे हैं वो रैशनल या इररेशनल, अच्छी तरह से इररेशनल पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है. और ये तो 11th का है. तो इस तरह से हम नंबर थ्योरी भी हमें आनी चाहिए. ये क्या होते हैं ये तो मैं बाद में बता सकता हूँ. आज मैं सिर्फ यही बताऊँगा कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, तो उसके बारे में बात सिर्फ करूँगा. देन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रैक्शन क्या है, बटे जिसे कहा जाता है, 1/2 है या 1/2 जिसे आप बोलते हैं, 2/3, या डेसिमल्स है 1.5 है, 0.5 है, 0.56 है. कैसे बोलना है, कैसे ऐड करना है, ये सब कुछ यू शुड लर्न प्रॉपरली इन लोअर क्लासेस अप टू 5th और 6th एंड इवन 7th तक भी चल जाएगा. 8th तक आपको ये सारा कुछ आ जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं या आगे आने वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी ना है. इसके साथ ही आपको अलजेब्रा, बेसिक कंसेप्ट, फार्मूले एंड रूल्स, और बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एंगल क्या है, एवरीथिंग यू शुड नो. तो अगर ये चीज़ें आप लोअर क्लास में 8th तक इसमें आप पक्के हो जाते हैं, अलॉन्ग विद सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशंस. ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. अगर आपकी डिवीज़न ठीक है, फ्रैक्शंस ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. तो ये चीज़ें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैथ्स में ये है जो आपको पूरा करना है. एंड देन यू विल फील ईजी एंड यू विल फील कंफर्टेबल ऑल्सो. तो उसमें मैथ में जो रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, वो हमने बढ़ाना है. पहले तो उसके लिए ये है कि बच्चे की नींव अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा मैथ्स में चल पाएगा. अब मान लो मैं 3x + 4y लिखता हूँ, मैंने अक्सर क्लासेस में जाकर लिखा है 3x + 4y,
तो बच्चे जो हैं 8th 9th तक, इवन 10th तक भी बच्चे 7xy आंसर दे देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो इट इज़ नॉट करेक्ट। कोई कोई एक दो बच्चे बता पाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं जान पा के ये क्या होता है। इसमें हम वी कैन नॉट ऐड दीज टू, वी ऐड लाइक टर्म्स, लाइक एक्स में एक्स ही जुड़ेगा, एक्स में एक्स स्क्वायर भी नहीं जुड़ेगा, वी कैन नॉट ऐड, ऐसे भी नहीं होगा। 3x के 2 + 2x के 3 बेशक क्लास में लिख कर दे, ज़्यादा होते 5x के 5 कर देंगे, तो विच इज़ रॉन्ग। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ही जोड़ा जाता है। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं जस्ट आई विल गिव यू हिंट कि ये चीज़ें नहीं जोड़ी जाती, क्योंकि ये रुपए हैं, मान लो रुपीज़ हैं, ये मीटर्स हैं, तो रुपीज़ एंड मीटर्स कैन नॉट बी एडेड, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3x × 4y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x × 3y कर देता हूँ तो ये 12xy आ जाएगा जी। दिस कैन बी मल्टीप्लाइड बट दिस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होना और प्लस भी नहीं होना। तो यू कैन नॉट ऐड दीज थिंग्स। I will be coming to these points later on when I will be taking these points separately, specifically, then you will come to know what is the real meaning. Next है English. English के लिए first of all we should learn 3 forms of verb. जिस बच्चे को 3 forms of verb और tenses का पता है वो लिखने में गलती बहुत कम करेगा पेपर्स में। बेशक उसको बोलना नहीं आता, he cannot speak good English, but he can write good English. If he knows, if he or she knows 3 forms of verb and tenses. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर ये बच्चे के पक्की चीज़ें हैं तो इंग्लिश में वो मार नहीं खाएगा, लिखने में खास करके। हमने देखा है बोलने में बच्चे बहुत अच्छे होते हैं कॉन्वेंट स्कूलों के, लेकिन वो लिखने में गलतियाँ करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टेंसेस। तो ग्रामर रूल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम 1 by 1 लेंगे। बेशक आपको नाउन का नहीं पता, प्रोनाउन का नहीं पता, अगर आपको 3 forms of verb और tenses आते हैं तो पक्की बात है कि आप अच्छी इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाएंगी कि नाउन क्या है वो आपको पता भी होता है आमतौर पर। उसके बाद है इसके अलावा अगर कर सकें तो प्रेपोजिशन, मॉडल्स, सेंटेंस पैटर्न्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, क्योंकि बड़ी बहुत सारी कैसेट अपना जो है मूवीज़ और वीडियोस आने वाले हैं, उनमें हम डिस्कस कर सकते हैं। देन वी हैव लास्ट पॉइंट हियर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में ये होता है कि जो थोड़ी सी अगर आपके पास वोकैबुलरी है और थोड़ा सा आपका फ्लो है, इसके साथ ही आपको कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं और यू डोंट हैव हेजिटेशन, देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। तो उसके लिए क्या होता है, ये भी अलग टॉपिक है, आपने जो बोलना है कैसे बोलना है। दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ अ बुक, तो इस दिस इज़ ए बुक, थोड़ा उसको कंटिन्यूटी देनी है, फ्लो देना है, कंटिन्यूटी। दिस इज़ ए बुक, राइट वे टू स्पीक। या व्हाट बोलना है, व्हाट, इट्स व्हाट नॉट व्हाट। और इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कुछ बातों का। और अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश बोल देते हैं तो दूसरे पर इम्प्रेशन पड़ता है। थोड़ी सी भी इंग्लिश, कोई आ जाता है, आओ जी, वेलकम सर, वेलकम बेटा, हैव ए सीट, बस इतना ही कहना, ज़्यादा नहीं, 2-3 और साथ में कह दो बैठो जी, हैव ए सीट भी कह दो, बैठो जी, प्लीज़, प्लीज़ ही कहना। उसके बाद बेशक पंजाबी हिंदी चल लें तो कोई बात नहीं, लेकिन या हैव वाटर प्लीज़, विल यू टेक वाटर, पानी लाऊं जी, पानी पियोगे। तो इस तरह से 1-2 लाइनें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जहाँ हेलो, श्योर, यस, ओके, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप बोलने में आदत डालिए। हमारे में आदत ही नहीं होती बोलने की इंग्लिश, या हमारा जो है शब्द निकलते ही नहीं है मुंह से, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद अस। तो वो आपने ध्यान रखना है कि हम जब भी बोलें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलें, साथ में बेशक पंजाबी हिंदी चलने, अगला नहीं भी समझता तो समझ जाएगा। तो आपने थोड़ी से ज़रूर बोलने की कोशिश करनी है। गिव इट, टेक लंच, टेक वाटर, मतलब छोटे छोटे, गिव मी वाटर, मम्मा गिव मी वाटर, मम्मा गिव मी फूड, वेयर इज़ माई बेल्ट, वेयर इज़ माई चेन, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई बैग, लाइक दिस। एंड you please, या could you pass on doonga, could you pass doonga,
कुड यू प्लीज, तो इस तरह से प्लीज़ अपने आप आ जाता है कुड में, कुड यू हेल्प मी, कुछ भी बोल सकते हो। या लेट्स गो आउट, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स आओ ये करें, आओ वो करें, लेट्स गो टू बाज़ार, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स प्ले, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, कुछ भी नहीं है। तो इतना सबको ही आता है, ये वर्ड सबके पास है, तो आपने बस एक दो बार बोलना ही है, उसके बाद यू विल लर्न ऑटोमेटिकली हाउ टू स्पीक। और आपकी झिझक जो है ना, मेन चीज़ है हेजिटेशन, दैट विल बी ओवरकम डेफिनेटली, टेक इट ग्रांटेड। इसके बारे में स्पोकन इंग्लिश के बारे में मैं फिर एक बार अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर अलग लेक्चर होगा। देन वी हैव सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा। 6th to 12th है, या इवन कॉलेज लेवल पर भी जाते हैं तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अक्सर हम समझे ये बोरिंग सब्जेक्ट है, कहाँ पल्ले पड़े, बहुतों को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कुछ को इंटरेस्ट भी होता है। तो उसमें अगर टाइम लाइन का यूज़ करें, व्हाट आर टाइम लाइन्स, जैसे ये लाइन आजकल क्या है बुक्स में आ रही है, हिस्ट्री बुक्स में ये 0 है, ये हज़ार साल का होता है, और ये इधर को -1000 है, वहाँ 1000 है, तो -1000 को हम 1000 ही लिखते हैं। मैथ्स में हम माइनस डालते हैं, हिस्ट्री में हम माइनस नहीं डालते, लेकिन ये समझ लेते हैं कि माइनस है इसमें, इसको हम BCE, मैंने पहले भी एक दिन बताया था, ये BCE है, और ये पहले हम इसको BC कहते थे, इधर हम AD कहते थे, आजकल हम CE कहते हैं, कॉमन एरा कहने शुरू कर दिया है। इसको हम BCE कहते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा, ये कॉमन एरा है, इसको पहले BC कहा जाता था और इसको AD कहा जाता था। आजकल बुक्स में ये आ गया। तो कोई भी घटना को दिखाना है, किसी भी चैप्टर को दिखाना है, तो उसके जितनी किसानों में जितने साल चाहिए, 1000 से 2000 चाहिए, मुगल काल है तो 1500 से लेकर आप 1700 तक दिखा सकते हैं, 1700 तक, 1500 to 1700 यू कैन गो। तो उस हिसाब से ये के हिसाब से वी कैन डिवाइड दिस लाइन, थोड़ी समझ के साथ बनानी पड़ती है, जो मैं बाद में बताऊंगा। तो टाइमलाइन से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस। देन फिगर्स ड्रा कर दीजिए, ज्योग्राफी में है या कहीं भी कोई फिगर आती है तो वो फिगर ड्रा कर सकते। मैथ्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री दोनों में मैथ्स बनाने का तरीका भी बताऊंगा और पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। और मैथ्स से आपके डेफिनेटली अगर लंबे क्वेश्चन में जो LTQs है, LTQs में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको मैथ्स और ये फिगर, टाइमलाइन, कोटेशन जो भी यूज़ करनी है, इसमें कोटेशन भी लिखा जा सकता है। तो जो स्कॉलर्स की कोटेशंस होती हैं, साइंटिस्ट्स की हैं या हमारे हिस्टोरियंस की हैं, तो जो भी हमारे स्कॉलर्स हुए हैं या फिलोसफर्स हुए हैं उनके कोटेशंस आप ऐड कर सकते हो। उसको थोड़ा मोटा करके लिखना है, जो अच्छी बात है पेपर में उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखना है ताकि वो दिख सके। एग्जामिनर बहुत हरी में होता है, बहुत जल्दी में होता है, उसको बहुत सी शीट्स चेक करनी है, इज इन हरी, तो उसको दिखाओ कि मेरे पास ये है, ये नई चीज़ है, मैं ये जानता हूँ, आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स, मैं दूसरों से अलग हूँ। तो ये चीज़ें आपने दिखानी, आई एम डिफरेंट फ्राम अदर्स, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। तो कोटेशन लिखनी है। इसी तरह से साइंस है, डेफिनेशन, लॉज, यूनिट्स, फार्मूला, न्यूमेरिकल, ये तो करते रहो, एक एक लाइन के ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। डेफिनेशन हैं, लॉज हैं, यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फिगर्स हैं, और साथ में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर करने हैं। जैसे आजकल कोरोना पीरियड है, आपको समझ नहीं आ रही फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो आप कैसे करोगे, उसमें ये चीज़ें कर लो, ये हो जाती, सभी बच्चे कर रहे हैं, पेपरों में भी अच्छा लिख रहे हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है LTQs में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन अब क्यों आ रही है, क्योंकि हम बोर्ड पर सब कुछ समझाते थे, अब बोर्ड पर उतना अच्छा समझाया नहीं जा रहा हमसे, और हम सिर्फ उनको वीडियो भेज रहे हैं या वो नोट्स भेज रहे हैं, पर बच्चों को खुद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और आप बड़े हो, +1 +2 वाले कर सकते हैं, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इवन देन आई नो यू हैव डिफ़िकल्टीज इन +1 +2। और उसके बाद कुछ और बातें बताऊंगा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट के बारे में जल्दी में, ताकि हम जो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इन्हें हरी वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स, गोइंग थ्रू दीज पॉइंट्स। पहला है कि बेटा नंबरिंग एंड हेडिंग्स, नंबरिंग करनी है अच्छी तरह से। यहाँ मार्जिन होता है, हाशिया जिसे कहते हैं, तो उसके बाहर, उसके इस साइड पर आपने क्वेश्चन नंबर बड़ा करके लिखना है, और अंदरले जो नंबर होते हैं 1 2 3 पॉइंट के, उसको थोड़े छोटे करके अंदर की तरफ, ये मार्जिन है। मान लो पेपर का, आपका पेपर फोल्ड किया आपने इस तरह से, ये पेपर का फोल्ड किया,
तो ये जो आपका मार्जिन आ गया, इसमें क्वेश्चन मार्क डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, इसमें क्वेश्चन नंबर, और इधर जो दूसरे पॉइंट 1 2 छोटे थे। आप क्या करते हैं, आप 1 2 3 ऐसे ही नंबरिंग शुरू कर देते हैं, पॉइंट की भी वही ये चल रही है, क्वेश्चन की भी नंबरिंग वही चल रही है, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन शुरू हो गया बीच में, कोई जगह छोड़ दीजिए बीच में, डिफरेंस छोड़ो, और लास्ट लाइंस जो हैं उसमें डिफरेंस छोड़ो, जब क्वेश्चन नया शुरू होता है 1 2 लाइनें जरूर छोड़ो, कीप ए डिस्टेंस। देन लास्ट लाइंस ऑफ आंसर शीट, पेज की जो लास्ट लाइन है आंसर शीट के पेज की जो लास्ट लाइनें हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपने यहीं शुरू कर देना, यहाँ मत शुरू करो क्वेश्चन, डोंट स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, आप अगले पेज पर चले जाओ, थोड़ी जगह पड़ी है, इतनी कंजूसी नहीं करनी कि यहीं शुरू खत्म हुआ यहीं शुरू कर दिया, नंबर भी नहीं डाला या छोटा सा नंबर डाल दिया, एग्जामिनर को पता नहीं चला अपना पहला ही क्वेश्चन है क्या हुआ। कई बार एग्जामिनर पढ़ ही नहीं रहा, मेन पॉइंट ही पढ़ रहा है, वो आगे चला जाता है, क्वेश्चन बीच में ही निकल जाता है, वो आपके मार्क्स रह जाते हैं। जरूरी नहीं कि रीचेकिंग में पकड़ा जाए, रीचेकिंग भी होती है पर कई बार वो रह जाते हैं क्योंकि कोई पेपर ही रीचेक होता है। और इसलिए ध्यान रखो, लास्ट लाइन में कभी क्वेश्चन नहीं शुरू करना, आपने आगे चले जाना है आगे जाकर, और हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस रखो ताकि एग्जामिनर को इतनी मुश्किल ना पड़े। एग्जामिनर तो पहले बड़ा दुखी है, देख देख कर थका हुआ है, वो बेचारा पता नहीं कैसे देख रहा है पेपर, और उसने शीट्स भी बढ़ानी है, नंबर भी बढ़ाना है, पैसे भी मिलते हैं, तो हमने नंबर भी देखना कि शीट्स का बढ़ जाए, तो सभी बातों का ख्याल आपने उसका ख्याल रखना, उसने फिर आपका रखना। अगर आप उसको दुखी करोगे वो आपको दुखी करेगा। अब क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन में आप कई बार फंस जाते हो, इधर से उधर चलते चलते आंसर पता नहीं कहाँ चला गया या मिला कि नहीं, वो ढूंढ रहा है कि किधर को गया ये, कहाँ से स्टेप किधर को गया, और क्वेश्चन का आंसर ना स्पेसिफिकली थोड़ा स्पष्ट कर क्लियरली लिखो कि ये आंसर है, बड़ा साफ सुथरा लिखो। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट इज हैंड राइटिंग, तो कोई भी पेपर आपको देखो, पंजाबी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इवन सोशल साइंसेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज़्यादा तो आजकल वो भी टेक्निकल है, साइंस बन गई है, और साइंस तो साइंस है ही, मैथ्स का थोड़ा गंदी लिखाई हो लेकिन क्वेश्चन आपके सामने ठीक हो तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। फिर भी ये हैंड राइटिंग अच्छा है तो आप एग्जामिनर को बड़ा आसान रख रहे हो, यू आर कीपिंग हिम वेरी इजी, पुटिंग हिम इन ए वेरी इजी सिचुएशन। तो इस बात का भी ध्यान, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। नीट एंड क्लीन जो आपका पेपर है बिल्कुल नहीं साफ कर देना, लेकिन हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। देन कोटेशंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कोटेशंस हैं स्कॉलर्स की किसी भी सब्जेक्ट की, वो आप थोड़ा अच्छी तरह से दिखाओ, आगे उसको मोटा करके दिखाओ, बोल्ड करके दिखाओ। फिगर्स, मैप्स, टाइमलाइंस, ये हिस्ट्री वगैरह सोशल साइंसेज में, ज्योग्राफी में काम आते हैं, आप बताया जा चुका। लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में इसको देना है, शॉर्ट टाइप में बिल्कुल छोटे छोटे 1-2 लाइन्स के में नहीं देने शुरू कर देना। और अब जल्दी में जाते जाते मैप बना देते हो, मैप की उनको बात दिखानी तो ऐसे करके देखो, इंडिया है तो इंडिया ऐसे बन जाएगा, और दिल्ली है, बॉम्बे है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, 4 शहरों को पता है, उनको सड़कें दिखानी है, रेल, तो बड़ी जल्दी से आप दिखा सकते हो। देखो कोई टाइम नहीं लगा, मैंने बनाया ऐसे बस 4, उनको पता है इंडिया है, बच्चे के पास टाइम भी नहीं है, तो आपने बड़ी जल्दी से इसको दिखा देना है। ये मैं अलग भी डिस्कस करूँगा, हाउ टू यूज़ मैप्स, हाउ टू ड्रा मैप्स या हाउ टू रीड मैप्स। देन चार्ट्स, टेबल्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में बनाए जा सकते हैं। नो रेपिटेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन बार बार नहीं लिखना। आपको शक है, आप क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, दूसरी बार फिर लिख देते हैं, शायद एग्जामिनर फिर नंबर दे दे, तो ऐसे नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और रेपिटेशन नहीं करनी, तंग नहीं करना एग्जामिनर को कि उसको धोखा देने की कोशिश करनी है, फिर आपको उसका भरपाई करनी पड़ेगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द एंड, अगर कोई डिफिकल्ट लगता है, आपको नहीं आता है, समझ नहीं आती, कंफ्यूज होते हो, तो उसको छोड़ दो। अभी पहले आप जो आते हैं वो कर दो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को एंड में रख लो और उसको सोच लेना, तब उसके बारे में कुछ लिखना जब टाइम बचा है आपका। पहले हो तो गया ना, जितने आते हैं, जो नहीं आते 1-2 आपके में डिफिकल्टी, उसको बाद में सोचते रहना, बीच में नहीं सोचना शुरू कर देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इतना क्या हो गया। सो यू विल बी इन ए हरी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। देन क्लियर आंसर्स, जैसे मैंने बताया, क्लियर आंसर करना है, कन्फ्यूज़ नहीं करने की कोशिश करना, और उसको राइट योर आंसर इन ए बॉक्स एंड देन राइट आंसर। यूनिट पूरे देने, राइट यूनिट्स आल्सो, यूनिट छोड़ जाते हो आधा नंबर वहाँ चला गया। फार्मूला जरूर लिखना है, उसका आधा नंबर चला गया। सो राइट फार्मूलाज एंड यूनिट्स, ये पक्की बात है, यहाँ भी लिखना चाहिए आपको, राइट फार्मूलाज एंड यूनिट्स, बेशक नोट कर लो मैथमेटिक्स में। देन लास्ट में
और भी बहुत सी बातें हैं जो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो। आपके टीचर और भी, हर टीचर के पास अलग अलग ना पॉइंट होते हैं अपने अपने, तो वो अच्छे पॉइंट होते हैं। ये बेटा ऐसा करोगे ना तो ऐसे आप नंबर ज़्यादा ले सकते हो। इसमें क्या और श्लोक लिख सकते हो, ऐसे में कोई ना कोई और बात ऐड कर सकते हो, तो यू कैन गेट मोर मार्क्स। पर रिवीजन ऑफ आंसर शीट जरूर करनी है। अगर टाइम बचता है, 5-7 मिनट हैं आपके पास, 10 हैं, तो यू मस्ट रिवाइज योर होल आंसर शीट एंड देन फाइंड, यू विल फाइंड सम मिस्टेक्स। कोई स्लिप कर गया, लिखते हमसे भी कई बार कुछ रह जाता है, कोई गलत लिखा गया, उल्टा पुल्टा लिखा गया, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। यू कैन करेक्ट इन दैट टाइम। सो लास्ट में I will like to tell you कि go through your paper, prepare your paper nicely, then write it in a proper way। जैसे मैंने बताया, नंबरिंग थोड़ी मोटा करके भी लिखो, हेडिंग, क्वेश्चन नहीं लिखने की ज़रूरत, उसको मोटा करके ऊपर एक हेडिंग सा लिख दो कि आई एम गोइंग टू राइट अबाउट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जो भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड वार 1 तो ऊपर वर्ल्ड वार 1 लिख दो, नीचे कॉजेज या जो भी कॉन्सिक्वेंस जो पूछा है। या मैथ का क्वेश्चन है तो कोई हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट सोल्यूशन कर सकते हो। तो फिगर ज़रूर बनानी है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ज्योमेट्री है या कुछ, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए और उसको टीचर को भी हो। तो दीज आर द पॉइंट्स, आई होप यू विल बी बेनिफिटेड एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स and you will definitely be benefited and you will get 5 to 10% more marks if you use these techniques during your papers. So we will be having more videos. If you like it, please like and subscribe my channel. I will be bringing many more topics for you which are beneficial on various subjects. I am going to start grammar also from the beginning, then math of 9th, 10th, 11th, 12th, then फिज़िक्स, प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको इक्वालिटी में क्यों बदलते हैं, क्या वजह है, कैसे बदलते हैं और क्या कारण होता है। हम सिर्फ के लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। तो आई विल डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स विद यू। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।